जय हिंद साथियों। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है साथियों, क्योंकि आज की क्लास में हम जो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, उन 4 ही भागों का साथियों यहाँ पर काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे साथियों। यानी कि कौन से विद्वान ने हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन किया, कब से किया, यानी कि उनकी सीमा के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर उन कालों को कौन कौन सा नाम दिया है। अक्सर साथियों यहाँ पर एग्ज़ाम में साथियों कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का हो या केंद्र से हो या राज्य से, किसी भी राज्य से हिंदी से शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो इस टॉपिक में से कम एक या दो प्रश्न निश्चित रूप से आता है साथियों। तो इस क्लास को मिस नहीं करिएगा, इस क्लास को जरूर से देखिएगा साथियों। तो बात करते हैं आज की क्लास में। और साथियों एक बार पुनः मैं आप सभी विद्यार्थियों का आज क्लास में स्वागत करता हूं। और साथियों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ साथियों बेल आइकन को दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हर क्लास आपके पास पहुंच सके। बात करते हैं साथियों, आज क्लास में काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे। आगे देखिए, शुरू करते हैं। हिंदी के दोनों आरंभिक साहित्यकारों एक गारसा देतासी तथा शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया साथियों। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। हिंदी के जो दो पहले आते हैं गारसा देतासी एवं शिव सिंह सेंगर, दोनों ने इनके जो ग्रंथ लिखे साथियों, वह लिखे वर्णानुक्रम पद्धति के आधार पर। किस पर? वर्णानुक्रम पद्धति पर या अकरादि पद्धति के आधार पर इन्होंने ग्रंथ लिखे। और दोनों ने ही साथियों इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया साथियों। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं साथियों, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया साथियों। किसने किया साथियों? ध्यान रखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। और जॉर्ज ग्रियर्सन के जो साथियों ग्रंथ का नाम है वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में है साथियों। तो याद रखना, हिंदी का सर्वप्रथम काल विभाजन और नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो साथियों ध्यान रखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी के साहित्य में काल विभाजन नामकरण का प्रयास किया है साथियों। आगे, इन्होंने संपूर्ण साहित्य को 12 खंडों में बांटा है। बात ध्यान रखना साथियों, कितने खंडों में बांटा? 12 खंडों या 12 अध्यायों में जो हिंदी साहित्य का भी इतिहास पढ़ते हैं, जो किसे जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो लिखा गया है, वो 12 खंडों में लिखा गया है साथियों। उनके द्वारा दिए गए प्रमुख नामों से लेते हैं, जैसे कौन कौन से नाम है साथियों। पहला उनके द्वारा चारण काल दिया गया, चारण काल, फिर झांसी की प्रेम कविता, फिर मुगल दरबार, तुलसीदास, रीतिकाल, ऐसे करके कुल इन्होंने 12 साथियों। फिर 18वीं सदी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 15वीं सदी का आर्थिक पुनर्जागरण, ब्रज अध्याय, ऐसे करके कुल 12 अध्याय, तुलसीदास की अन्य परवर्ती रचनाएं, ऐसे करके इनको 12 अध्यायों में इन्होंने विभाजित किया है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बस यहाँ पर एक प्रश्न याद रखें साथियों, ये कौन कौन सी चीज़ों को आपको याद रखना है। पहला बात तो ये साथियों कि सर्वप्रथम काल विभाजन नामकरण का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। इसके बाद कितने अध्यायों में किया? 12 अध्यायों में किया साथियों। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है। आगे बात करते हैं साथियों, फिर इसमें रीतिकाल के नामकरण का श्रेय आचार्य शुक्ल को दिया जाता है, किंतु इस कालखंड विशेष के लिए इस नाम का प्रयोग शुक्ल जी के पहले आचार्य ग्रियर्सन कर चुके थे साथियों। ये देखो रीतिकाल लिखा हुआ। रीतिकाल जो शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम साथियों हैं, जो श्रेय दिया जाता है वो आचार्य शुक्ल को दिया जाता है। लेकिन आचार्य के शुक्ल के पहले भी साथियों एक विद्वान थे जिन्होंने रीतिकाल नाम दिया साथियों, वह थे जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने भी रीतिकाल कहा है साथियों। ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य में रीतिकाल जो शब्द, रीतिकाल जो काल विभाजन का नाम दिया है, सर्वप्रथम किसने दिया है साथियों? ध्यान रखने, वो दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया साथियों। और रीतिकाल के नामकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है साथियों। आगे बात करते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन व नामकरण का कोई तर्क सम्मत आधार नहीं होने के कारण
यह साहित्यकारों का ध्यान अपने ओर आकर्षित नहीं कर पाया। ये इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी थी साथियों। तो इन्होंने काल विभाजन तो किया साथियों, लेकिन काल विभाजन साथियों, ये काल विभाजन किया वह साथियों वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया। वे इसलिए साथियों यह जो काल विभाजन है वो साथियों इनसे विद्वान सहमत नहीं होते हैं, और इसलिए इनके काल विभाजन को हिंदी साहित्य में मान्यता प्राप्त नहीं हुई है साथियों। इस बात का ध्यान रखें। एक बार पुनः, जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन और नामकरण का कोई तर्क सहमत आधार नहीं होने के कारण यह साहित्यकारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया साथियों। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। अब आगे आता है साथियों अपना काल विभाजन। तो अपन शुरू करेंगे साथियों मिश्र बंधु विनोद से काल विभाजन शुरू करेंगे, क्योंकि साथियों आगे जो दो कवि पढ़े अपन ने, कौन है, कालानुक्रम वर्णानुक्रम पद्धति पे दो ग्रंथ है। एक है साथियों गा, और इसको अपन ने याद रखा है सी। किससे? गा और सी से अपन ने इसको याद रखा साथियों। तो यहाँ घासी से अपना बनेगा, क्या बनेगा? गा से तो बनेगा गारसा दे तासी, और सी से बनेगा साथियों शिव सिंह सेंगर बनेगा। इन दोनों ने ही साथियों काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, और नामकरण का भी। लेकिन आगे जो आता है अपने जो आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन साथियों, इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया, लेकिन साथियों इस तर्क से, इनके तर्क से इतने विभाजन है नामकरण से विद्वान संतुष्ट नहीं है साथियों। इसलिए अपन शुरू करेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन, यहाँ से शुरू करेंगे साथियों। ध्यान रखिएगा ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है साथियों, इस बात का ध्यान रखना। मिश्र बंधु विनोद के रचयिताओं ने हिंदी साहित्य को 5 युगों में बांटा है साथियों। किसमें? ध्यान रखने, इनको 5 युगों में बांटा है। कौन कौन से 5 युग है साथियों? वे 5 युग अपन देख लेते हैं। पहला है सर आरंभिक काल, माध्यमिक काल, फिर अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान काल। ऐसे इनको 5 भागों में बांटा है साथियों। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल साथियों। ऐसे इन्होंने मिश्र बंधुओं ने अपने जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है वो कितने में बांटा साथियों? 5 में बांटा है। पहला है आरंभिक काल। अब इसको याद रखें, मिश्र बंधुओं ने जो अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसको कितने कालखंडों में बांटा? पहली बात तो 5 में। कौन कौन से बांटा है साथियों? कौन कौन से कालखंड में? तो आप याद रखिए, पहले याद रखिए आ और माँ। आ माँ कौन? आ माँ, अलंकृत, परिवर्तमान। आप इसे याद रखें। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन याद रखें। कैसे याद रखें साथियों? इसको इस प्रकार से याद रखें कि आ माँ अलंकृत, परिवर्तमान। परि में क्या, परि का क्या लिखे? अलंकृत लिखे। तो आ माँ अलंकृत, परिवर्तमान। ऐसे इनको याद करें। आ माँ अलंकृत, परिवर्तमान काल। आ से आरंभिक काल, मा से माध्यमिक काल, ए से अलंकृत काल, परि से परिवर्तन काल और वर्तमान से वर्तमान काल। ऐसे इनको 5 भागों में बांटा। एक बार पुनः, आ माँ अलंकृत, परिवर्तमान काल, अलंकृत, परिवर्तमान काल। इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। अब आगे आपको एक और ध्यान रखना है, आचार्य जो मिश्र हैं, हाँ मिश्र बंधु हैं, इन्होंने प्रत्येक का जो अपने काल है इस काल किया, इन काल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया साथियों। पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। इसी प्रकार से माध्यमिक को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल या उत्तर माध्यमिक काल साथियों। उत्तर माध्यमिक काल, इसके लिए उन्होंने प्रौढ़ शब्द का इस्तेमाल किया साथियों। उत्तर का नहीं, किसका किया? प्रौढ़ माध्यमिक काल का। आगे बात करते हैं अलंकृत काल में। पूर्व अलंकृत काल
और उत्तर अलंकृत काल, इस प्रकार से साथियों इसको उन्होंने विभाजित किया है। तो इन दो पाँच के परिवर्तन काल और वर्तमान काल के साथियों इनको द्वारा इस प्रकार से दो दो भागों में विभाजित नहीं किया है। इन्होंने तीन कालों को पुनः दो दो भागों में इन्होंने विभाजित किया है साथियों। इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखना। आप क्या रखना, मिश्र बंधुओं काल विभाजन में क्या रखना है, आ मा अलंकृत परिवर्तमान, आ से आरंभिक काल, मा से माध्यमिक काल, अलंकृत काल से अलंकृत काल, परि से परिवर्तन काल और वर्तमान काल से वर्तमान काल। आप इसको इस प्रकार से याद रखें। यानी कि मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया साथियों वह 5 भागों में किया है, और 5 भागों में आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। अब इसकी समय सीमा की बात करते हैं साथियों, तो इनने जो आरंभिक काल का समय माना है साथियों 700 विक्रमी संवत से माना है। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें साथियों। 700 विक्रमी संवत यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आप चाहे तो यहाँ लिख ले 700 विक्रमी संवत से साथियों यह माना है 1343 विक्रमी संवत तक माना है साथियों। फिर यह 1343 से ये याद रखना है साथियों, ये तो पहला काल है। दूसरे काल की बात करते हैं साथियों, दूसरा काल इनका है 1400, ये है 1445 से ये रहा साथियों 1445 से ये रहा 1680 तक। कहाँ तक, 1680 तक इन्होंने माध्यमिक काल माना। फिर अलंकृत की काल की बात करते हैं साथियों, तो अलंकृत काल इन्होंने जो माना है, अलंकृत काल की सीमा वह मानी ने 1681 से ये माना है 1790 तक साथियों इन्हें माना है। फिर परिवर्तन काल माना इन्हें 1890 से ये माना है 1925, और वर्तमान काल माना है साथियों 1926 से आज तक, 1926 से आज तक। यानी इनको आपको याद रखना 700 से याद रखना साथियों, ये 700 से हैं 1444 साथियों। इस बात का यहाँ साथियों आपको रहेगा 1445 से साथियों आगे याद रखना है कौन से, 1680 याद रखना है साथियों, 1680। यहाँ पर 1680, यहाँ 1681 से साथियों याद रखना आपको 1889, और यहाँ 1890 से साथियों पाँचों काल में 1890 से ये याद रखना आपको 1925, और 1925 से ये आज तक साथियों इस प्रकार। पहला है 1700 से 1444, 1445 से 1680, 1681 से 1889, और 1889 से 1925, और 1925 से वर्तमान काल आता है जो आज तक आता है। ये रहा साथियों किसका, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। इसके बाद पढ़ते साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आता है साथियों। आचार्य शुक्ल ने साहित्य को 4 कालों में या 4 भागों में या 4 अध्यायों में विभाजित किया या बांटा है साथियों। इस बात का ध्यान रखना। मिश्र बंधुओं ने माना 5 और इसने माना साथियों 4। कौन किसने माना है 4? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में बांटा है। वह है साथियों कौन कौन से, बात करते हैं वीर गाथा काल, ये आचार्य शुक्ल के है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल या फिर आधुनिक काल साथियों। और वर्तमान में हम हिंदी साहित्य को इन्हीं 4 कालों के आधार पर पढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिए साथियों, यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन किया, उन्होंने दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया साथियों। यानी इन्होंने एक ही काल के 2 नाम दिए। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें। दोहरे नामकरण की यानी कि वो कौन सा साहित्य इतिहासकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य का विभाजन करने में दोहरे नामकरण पद्धति का प्रयोग किया। तो साथियों ध्यान रखना वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। उन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा, रीति काल को उत्तर मध्यकाल कहा और गद्य काल को आधुनिक काल कहा साथियों। इस प्रकार से ध्यान रखें, इन्होंने जो काल विभाजन किया साथियों उनका दोहरा नामकरण प्रयोग किया। अब बात करते हैं समय सीमा की, तो वीरगाथा काल या आदिकाल ने
1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत माना है साथियों। भक्ति काल का 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीतिकाल यानी कि उत्तर मध्य काल का है साथियों 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और गद्य काल या आधुनिक काल का है साथियों 1900 से 1984 का समय इन्होंने माना है आदिकाल, हिंदी साहित्य का 1984 साथियों। या फिर आप मान ले 1900 से वर्तमान भी मान ले साथियों। क्या मान ले? यहाँ वर्तमान मान ले, यहाँ यदि आता ये भी सही है साथियों। और नहीं आता अद्यतन या अभी तक या अब तक साथियों, तो ये भी क्या, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। इस बात को आप अच्छी तरह ध्यान रखिए। फिर इन्होंने इस काल को, आधुनिक काल को साथियों 3 भागों में बांटा है। आधुनिक काल कितने भागों में बांट दिया? ध्यान रखिए 3 कालों, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल और तीसरा एक नाम रखा तीसरा काल। पहला नाम है भारतेंदु काल, फिर इन्होंने रखा द्विवेदी काल और तीसरा एक रखा तीसरा काल। इस प्रकार से इन्होंने आधुनिक काल को या गद्य काल को पुनः 3 भागों में विभाजित कर दिया है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों, आगे आते हैं राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। आगे देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्राय आचार्य शुक्ल का ही अनुसरण किया है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रमी संवत से माना, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा 750 विक्रमी संवत से मानते हैं। ये बात ध्यान रखना, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रमी संवत से माना है, जबकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने वही आदिकाल का आरंभ साथियों 1750 विक्रमी संवत से माना है। यानी कि साथियों लगभग इन्होंने 250 से 300 वर्ष या ये आगे ले जाते हैं साथियों। 300 वर्ष, कितने? 300 वर्ष साथियों ये आगे ले जाते हैं। किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हिंदी साहित्य के इतिहास को डॉक्टर राम कुमार वर्मा 300 साल और आगे ले जाते हैं साथियों। आगे प्रथम में जोड़े गए इस अतिरिक्त काल क्रम को वर्मा जी ने संधि काल नाम दिया। यानी कि प्रथम कालकरण में के अतिरिक्त एक और काल देखा जोड़ा साथियों, उसको किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने उसे क्या किया? संधि काल नाम दिया साथियों, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन इस प्रकार है। इन्होंने संधि काल, चारण काल, संधि काल और चारण काल, और फिर भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इस प्रकार से राम कुमार वर्मा ने साथियों हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो कितने भागों में बांटा है साथियों? 5 भागों में बांटा है। इस बात को आप ध्यान रखें। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को साथियों। अब ने देखे संधि काल, चारण काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहाँ पर ध्यान रखें साथियों, संधि काल को 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक मानते हैं, और चारण काल को 1000 विक्रमी संवत से 1350 विक्रमी संवत मानते हैं। अर्थात यदि चारण काल शब्द आता है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, तो यह आएगा साथियों जॉर्ज ग्रियर्सन। और संधि काल शब्द का प्रयोग आता है साथियों, तो यह आएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और संधि चारण काल आता है साथियों, तो भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ही वो नाम आएगा। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यदि चारण काल शब्द आए साथियों, तो वह आएगा कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। संधि काल आए साथियों, तो कौन आएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और संधि चारण काल आता है साथियों, तो भी कौन आएगा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा आएगा साथियों। इस प्रकार से आप इसको याद रखें। तो इन्होंने काल विभाजन 5, संधि काल, चारण काल, फिर भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इस प्रकार से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने साथियों इसको 5 भागों में बांटा है। अब आगे की बात करते हैं साथियों, तो अपना आगे जो आता है वो आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का वर्गीकरण साथियों। अब ध्यान दें, आचार्य द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास में साहित्य इतिहास को 4 कालों में बांटा है। कितने में? 4 कालों में बांटा है साथियों। इस बात का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। पहला बांटा साथियों इन्होंने कितने? 12 कालों में। किसने? जो जायसी है, जायसी क्या साथियों? पहला जो काल लेते हैं अपन जॉर्ज ग्रियर्सन का, इन्होंने 12 खंडों में बांटा है।
फिर इसके बाद मिश्र बंधुओं की बात करते साथियों, तो मिश्र बंधुओं ने इनको बांटा है 5 में। मिश्र बंधुओं की बात करते आचार्य राम शुक्ल इन्हें माना है 4 में। राम कुमार वर्मा की बात करते साथियों, इन्हें माना है 5 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते इन्हें माना है 4 में। और फिर नगेंद्र की बात करते साथियों, तो इन्हें माना है 4 में। तो 5 से 4, 4 से फिर 5, 5 से फिर 4, ऐसे इसको याद करना है आप। यानी ये माना है 12, 125, 45, 44। आप इसको भी याद रख सकते हैं, 125 फिर यहाँ 45 लिखे और यहाँ पर लिखे आप 44। ये 12 तो 12 जॉर्ज ग्रिस ने, ये राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा की बात करते आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते साथियों, तो मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं के बाद डॉक्टर नगेंद्र ने, और डॉक्टर नगेंद्र के बाद चौथा ये आता है साथियों, चौथा डॉक्टर नगेंद्र का आता है, यहाँ द्विवेदी का आता है साथियों। किसका आता है? द्विवेदी का। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और एक साथियों डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य के स्थान को 4 कालखंडों में विभाजित किया है। 5 की बात करते हैं साथियों, तो एक तो 5 की बात करते हैं, तो पहला 5 में अपना जो स्थान आएगा साथियों मिश्र बंधुओं का आएगा। इसके बाद फिर 5 की बात करते हैं साथियों, तो 5 में आएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार, मिश्र बंधु और राम कुमार। इन्होंने साथियों इसको 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं, इन्होंने इसको 4 भागों में बांटा है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल साथियों। इन्होंने आदिकाल का समय माना है साथियों 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, 1400 से 1600, 1600 से 1800 और 1800 से 17 साथियों 1952 तक साथियों इन्होंने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का नाम दिया है साथियों। बात करते हैं यहाँ पर 1400 आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल साथियों। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल साथियों। आदिकाल जो किया साथियों, आदिकाल शब्द का प्रयोग इसके पहले साथियों किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी साथियों इसका आदिकाल नाम दिया था, वीरगाथा काल या फिर आदिकाल। लेकिन ध्यान रखें इनको द्वारा दोहरे नामकरण की पद्धति को अपनाया गया है और इन्होंने इस आदिकाल को क्या दिया? वीरगाथा काल। लेकिन अब जो आदिकाल मानते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये किसकी देन है साथियों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन है, क्योंकि इन्होंने एक ही नाम का प्रयोग किया और वह नाम है साथियों आदिकाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है 1000 ईस्वी, 1400 ईस्वी, 14 फिर 16 फिर 18 और साथियों यहाँ 1952। यानी ये याद रखो, इसको इधर करो फिर 16 फिर इसको इधर करो फिर 18 फिर इसको इधर करो 1900। अपन को क्या रखना है? 1 14 16 18 1952, 1 14 16 18 1952 इस प्रकार से याद रखना है। आप ध्यान रखें हजारी प्रसाद द्विवेदी का साथियों, हजारी से याद रखना है ईस्वी में। ईस्वी में किन किन ने विभाजित किया? ईस्वी में एक तो साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईस्वी में विभाजित किया। और एक ध्यान रखना साथियों, एक डॉक्टर नगेंद्र। तो ईस्वी में हजारी और नगेंद्र ने हिंदी साहित्य काल को विभाजन किया है साथियों, इस बात को ध्यान रखना। और बाकी सभी ने विक्रमी संवत में आरंभ किया है। तो ईस्वी में आप 2 नाम याद रखें, ई से याद रखें, एक तो हजारी और हजारी के बाद एक रखे साथियों नगेंद्र। ईस्वी से आरंभ करने वाले हजारी और नगेंद्र। कैसे? ईस्वी से आरंभ करने, ईस्वी का मतलब है सन, ईस्वी से आरंभ कर ले है हजारी और डॉक्टर नगेंद्र वर्मा, ये ईस्वी से आरंभ करने वाले साहित्य इतिहासकार है। बाकी सब ने विक्रमी संवत से आरंभ किया है साथियों। नगेंद्र का काल विभाजन देखते हैं साथियों। तो नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया साथियों वो 4 भागों में किया, 4 खंडों में किया। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल साथियों। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल साथियों। यहाँ आदिकाल जो है साथियों, ये नाम देखते हैं आप जो आज पढ़ते हैं साथियों, ये डॉक्टर नगेंद्र के नाम पर ही पढ़ते हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल साथियों। इसी नाम को आधार बनाकर साथियों अपन क्या पढ़ते हैं? आज का जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है साथियों, वह डॉक्टर नगेंद्र के काल विभाजन में पढ़ते हैं। इन्होंने आदिकाल क्या? आदिकाल,
भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्होंने 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी, किसने? डॉक्टर नगेंद्र की बात कर रहे हैं साथियों। डॉक्टर नगेंद्र ने 650 से 1350 ईस्वी तक इन्होंने माना है साथियों, है ना। 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है डॉक्टर नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है भक्ति काल। डॉक्टर नगेंद्र का जो भक्ति काल है साथियों, इसको साथियों इसको आप ऐसे भी, ये समय सीमा है, इसको आप यूँ भी लिखते हैं 7वीं शताब्दी से ये 14वीं शताब्दी, 14वीं से साथियों ये 16वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी, ये 17वीं से साथियों यहाँ 17वीं से रहेगी ये 19वीं शताब्दी, और 19वीं शताब्दी से यो आज तक। और समय सीमा की बात करते हैं साथियों तो 650 से 1350, 1350 1650, 1650 से 1850, 1850 से आज तक, यानी कि 1973 तक का समय इन्होंने आधुनिक काल माना है। 1350 से 650 से 1350, 1350 से 1650, 1650 1850 और 1850 से आज तक, यानी कि 1973 तक का काल इन्होंने साथियों डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ध्यान रखें साथियों, जो है ये नाम किसने दिए? ये नाम दिए डॉक्टर नगेंद्र ने। और यहाँ साथियों आदिकाल को वीर गाथा काल कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा साथियों। और साथियों आचार्य प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं तो इन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल को साथियों ने पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो भागों में इनको बांटा है। और ये साथियों यदि यहाँ वीर गाथा काल कर दिया जाए और यहाँ के गद्य काल साथियों वीर गाथा काल, क्या ध्यान रखें, ओब्लिक वीर गाथा काल, और यहाँ करते साथियों गद्य काल, क्या गद्य काल, तो साथियों ये बन जाएंगे किसके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दिए गए नाम साथियों। और अपन साथियों इनको ही याद करते हैं तो ये बन गए डॉक्टर नगेंद्र का काल साथियों। और यहाँ पर साथियों उत्तर मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल जोड़ दे साथियों तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का साथियों। इस प्रकार से ध्यान रखिए डॉक्टर नगेंद्र ने 4 कालखंडों में विभाजित किया है। आगे बात करते हैं। अब इन्होंने आधुनिक काल को पुनः साथियों 3, 4, 5 भागों में विभाजित किया है साथियों। कौन कौन से आप ध्यान रखिए। पहला आधुनिक काल को साथियों ने पहला कहा पुनर्जागरण कर भारतेंदु काल, जिसका समय माना 1857 से 1900। फिर जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल को उन्होंने जागरण सुधार काल कहा, ये साथियों 1900 से 1918। छावोत्तर काल कहा जिसको 1938 से अब तक। इसके बाद छायावत काल और प्रगतिवाद, छायावत काल और प्रगतिवाद काल। इस प्रकार से साथियों उन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने इस प्रकार से इनको विभाजित किया है साथियों। और इसी प्रकार से अपन को याद रखना है भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद काल और छायोत्तर काल है। छायावाद काल ये साथियों छायावाद काल है, यहाँ से 18 से साथियों, यहाँ 18 से छायावाद काल की बात करते हैं। छायोत्तर काल, छायावाद का नहीं, छायोत्तर काल की बात करते हैं साथियों। तो इसमें एक तो छायावाद आता है और एक प्रगति काल आता है। छायोत्तर काल में ध्यान रखना प्रगति काल और एक है साथियों प्रयोग काल और एक नवलेखन काल। प्रगतिवाल छायोत्तर काल है, नहीं छायोत्तर ये साथियों आपने अच्छा है, ये छायावाद नहीं लेना, यहाँ आगा छायावाद साथियों। यहाँ इसको यानी बस से की जगह तो आपने लिखना साथियों छायावाद, छायावाद। और ये जो समय सीमा है साथियों ने लिखना 1918 से 1938। यहाँ लिखना आपको छायावाद लिखना है, ये छायावोत्तर काटना है, यहाँ लिखना है 1938 से या 1918 से 1938। यहाँ लिखना आपको छायावाद, छायावोत्तर काल, ये लिखना है आपको 1938 से आज तक। ये तो यहाँ पर लिखना है साथियों, ये और ये जो है ये साथियों ये जो से पे लिखा है वो तो आपको लिखना है दे पे, और जो दे पे लिखा हुआ आपको लिखना है साथियों से पे। और इसी प्रकार इनको भी साथियों आपको यहाँ पर ये लिखे और ये है साथियों ये यहाँ पर लिखे। थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ होगी साथियों मेरे से, यानी कि इसके लिए तो साथियों ये आएगा, क्या आएगा ये, और इसके लिए क्या आएगा ये। तो ये इसको कहाँ लिखे आप,
हाँ नहीं साथियों, ये ऐसे कैसे आएगा, ये जो है दे वाला उठाकर आप इसको कर दे, ये यहाँ से यहाँ तक इसको यहाँ लिख दे, और इसको पूरा कोई से वालों को उठाकर साथियों से यहाँ, ये आगे का चेंज नहीं करना है साथियों, ये करना है, इसको यहाँ पर लाना है और इसको यहाँ पर लाना है, इस प्रकार। फिर जो आपने छाया उत्तर काल आता है साथियों, इसको फिर तीनों ने छाया उत्तर काल को साथियों कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक प्रगति प्रयोग काल है, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 है, एक नवलेखन काल 1953 से आज तक साथियों। इस प्रकार से साथियों आज अपन ने पढ़ा है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। कल अपन पढ़ेंगे हिंदी का प्रथम कवि एवं प्रथम रचना, यहाँ से अपन इसको पढ़ेंगे साथियों। सामान्यतः यदि साथियों आधुनिक काल का विभाजन किया जाए, थोड़ा सा यहाँ पर और चर्चा कर लेते हैं साथियों, ताकि हर बात आपकी क्लियर हो जाए। यदि आधुनिक काल का हम विभाजन करते हैं साथियों, तो आधुनिक काल का जो विभाजन करेंगे वहाँ पर ध्यान रखना किस प्रकार से इसका विभाजन करेंगे साथियों। ध्यान रखें, आधुनिक काल का जो विभाजन करेंगे तो उसमें पहला जो काल आएगा साथियों अपना वो आएगा भारतेंदु काल। कौन आएगा, भारतेंदु काल। दूसरा काल आएगा साथियों द्विवेदी काल। द्विवेदी काल महावीर प्रसाद द्विवेदी से। फिर आगे से तीसरा काल है साथियों, वे आएगा प्रगति, फिर आएगा छायावाद काल। कौन सा आएगा, छायावाद काल। चौथा है साथियों प्रगतिवाद, और पांचवा है प्रयोगवाद। पांचवा है प्रयोगवाद। छठा की बात करते, छठा नाम आएगा साथियों नई कविता, नई कविता। और सातवां की बात करते तो ये आएगा साटोत्तरी कविता, और आठवां की बात करते तो ये आएगा समकालीन कविता। पहला की बात करते हैं साथियों, तो पहला जो काल है वह है भारतेंदु काल। इसी समय सीमा है भारतेंदु काल की 1843 से यह है 19वीं ईस्वी तक। अब दूसरा जो काल आएगा वो आएगा द्विवेदी काल। किस पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ये द्विवेदी काल है। इसकी समय सीमा है साथियों 1900 से 1918 तक। ठीक है, इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं साथियों, तो इसके बाद आएगा तीसरा जो है वो अपना है छायावाद। और छायावाद की यदि समय सीमा मानते हैं साथियों तो ये 1918 से 1936 तक छायावाद की समय सीमा है। अब छायावाद के बाद याद करना, छायावाद कैसे याद करें आप, छायावाद के प्रगति प्रयोग, प्रगति प्रयोग, नई साटोत्तरी समकालीन। नई कविता की शुरुआत हुई साथियों ये 1952 से 1960, और साटोत्तरी का मतलब है 1960 के बाद जो कविता लिखी गई उसे साटोत्तरी कविता कहा गया है। कब, 1960 के बाद जो कविता लिखी है हिंदी साहित्य में उसे साटोत्तरी कविता कहा गया। इस बात को आप ध्यान रखें। तो पहला काल है भारतेंदु काल, दूसरा काल है साथियों द्विवेदी काल है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा याद करें, तीसरा को आप कैसे याद करें, छाया प्रगति, छाया यहाँ लिखे, छाया प्रगति प्रयोग, छाया प्रगति प्रयोग, नई कविता, फिर साटोत्तरी कविता, और एक समकालीन कविता। तीन तो कविता है, नई कविता, साटोत्तरी कविता और समकालीन कविता। समकालीन कविता है साथियों ये है 1975 से आज तक है, 1975 से। साटोत्तरी 1960 से 1975 के मध्य, साटोत्तरी 60 से याद रखा, 1960 से 1975 के मध्य जो कविता लिखी गई साथियों वह रही साटोत्तरी कविता। साटोत्तरी की बात करते तो ये लिखी 1960 से बाद की कविता है। नई कविता की बात करते हैं साथियों, नई कविता है 1952 से 1960 के मध्य की जो कविता है उसे नई कविता कहा जाए। छायावाद की बात करते हैं 1938 से साथियों ये रहा 1936 से। प्रगतिवाद 1936 से 1943, और प्रगतिवाद प्रयोगवाद साथियों 1943 से 1952 या 1953 तक साथियों ये रहा, क्या रहा आपका हिंदी साहित्य का काल विभाजन साथियों।
कैसा लगा ये काल विभाजन मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर पता कर जाइएगा साथियों। और चैनल पर पहली बार तो आपने चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, लेकिन साथ साथ साथियों ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। दूसरी बात साथियों, आपका मैं रोजाना ही अब साथियों ये है 30 से 45 मिनट तक का मैं समय लूँगा, और इसमें एक क्लास आपको जो क्लास आपको साथियों ऑफलाइन क्लास में लगभग साथियों जिसके लिए आपको 1.5 से 2 घंटे साथियों बिताना पड़ता था, वह क्लास आपकी यहाँ पर साथियों में 30 से 45 मिनट में लेने की कृपा करूँगा, यह लेने की साथियों कोशिश करूँगा। यानी कि आपका 1/2 समय में ही जो आपको ऑफलाइन बैच में लगते हैं उससे मैं कम समय में ही साथियों इसको बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश करूँगा साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको अच्छा लगा होगा। आगे कल और भी बात करते हैं, यदि और भी बात करते हैं साथियों, बात करते हैं आधुनिक काल है साथियों, इसको हम गद्य काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्य काल भी कहते हैं। भारतेंदु काल है साथियों, भारतेंदु काल के अन्य नाम में नवजागरण काल भी कहते हैं इसको साथियों पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। नवजागरण काल, पुनर्जागरण काल। इसके बाद अभ्युत्थान काल भी कहा जाता है और प्रथम आधुनिक कविता काल भी कहा जाता है। द्विवेदी काल की बात करते साथियों दिएगा जागरण सुधार काल। फिर इसे परिष्कार काल क्योंकि हिंदी में हिंदी के अशुद्धियों को दूर किया गया। परिमार्जन काल भी इसी काल कहा जाता है। खड़ी बोली कविता का प्रारंभ काल भी कहा जाता है। छायावाद काल को साथियों हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल या उत्कर्ष काल भी कहते हैं। छायावाद को सांस्कृतिक पुनर्जागरण काल या इसको उत्कर्ष काल भी कहा जाता है साथियों। किसको? छायावाद। प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण का काल है। और प्रयोगवाद शहरी मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग का आंदोलन है। नई कविता आधुनिक बोध का काल है। साठोत्तरी कविता मोहभंग काल या अकविता है। और समकालीन कविता जनवादी कविता है। इस प्रकार साथियों अपन ने यहाँ पढ़ा काल विभाजन पढ़ा साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों कि काल विभाजन आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा साथियों ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता कर जाइए साथियों। ठीक मित्रों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए साथियों राम राम साथियों।